वक्त की रफ्तार। मंथन, जो तुम्हारे पास है वो तो पैसों से खरीदा भी नहीं जा सकता। अच्छा नहीं, मैं बताओ क्या बात है? हम लोग केस जीत गए। क्या? डॉक्टर विद्या ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान बदल दिया है। सच? ओह मानसी, आई एम सो हैप्पी। दैट्स अ ग्रेट न्यूज। हम केस जीत गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। सर बिल्कुल ठीक कहा करते थे कि हम केस जीत जाएंगे। सर को बधाई देते हैं। चले? क्या हुआ? चलो ना, चलो चलो चलो। That's a great. हाँ, थैंक यू मिस्टर बाटलीवाला, मुझे आपकी कामयाबी पर पूरा यकीन था। आप बॉम्बे आइए, फिर डिटेल में बात करेंगे। अब फोन मत कीजिएगा, सीधा बॉम्बे चले आइए। हाँ, ओके, बाय बाय। हेलो, हाँ मिस्टर आहूजा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो, हाँ जी, अजी जीत मेरी नहीं हुई है, जीत सच्चाई की हुई है। जी हाँ, ओके, थैंक यू, मिलते हैं। कांग्रेचुलेशंस पापा। बहुत बहुत मुबारक हो सर। अरे भाई, मुबारकबाद तो मुझे तुमको देनी चाहिए है? सर आपने कितना सच कहा था, आपको कितना विश्वास था, और तुम खामखा परेशान हो रहे थे हैं? मगर पापा, डॉक्टर विद्या अपनी गवाही नहीं बदलती तो, वो झूठ बोल देती तो? मानसी, जब मैं डॉक्टर विद्या से मिलने गया था तो तुम लोगों ने सोचा कि मैं उससे मिलने क्यों जा रहा हूं, पर उसी मुलाकात में मैंने उसे जांच लिया। वो उनमें से नहीं है जो लालच के लिए किसी भी हद तक चली जाए। अगर ऐसा था तो डॉक्टर विद्या ने पहली बार झूठ क्यों बोला? उसकी क्या कोई मजबूरी थी? नहीं, वहां तक तो लालच ही था, फिर शायद उसका मन उसे खाने लगा हो। आप कहना चाहते हैं कि डॉक्टर विद्या जज्बाती है? हाँ मानसी, वो जज्बात ही थे जो उसे लालच की ओर ले गए, और वो जज्बात ही थे जिन्होंने उसे सच बोलने पर मजबूर किया। जानती है मानसी, एक नेक इंसान अपनी नेकी को ज्यादा दिन नहीं छुपा सकता। पापा, आप कैसे पढ़ लेते हैं अपने आसपास के लोगों को? मैं नहीं पढ़ता, मेरा तजुर्बा पढ़ता है। सर इस जीत की तो एक खास न्यूज होनी चाहिए, मैं हेडलाइन तैयार करूं। लेकिन पापा, ये न्यूज़ तो प्रजासत्ताक की हेडलाइन होनी चाहिए, है ना? मैं विलास भैया से बात करती हूँ। हेलो विलास भैया, हम लोग केस जीत गए। मैं जानता हूं मानसी। भैया, आपसे एक रिक्वेस्ट है। नहीं, रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रजासत्ताक की कल की हेडलाइन रेडी है, और वो हेडलाइन ये होगी, प्रजासत्ताक की जीत। थैंक यू भैया। विलास, थैंक यू। चाचा जी, आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। अब तक में आज तक के मुख्य समाचार। स्वराष्ट्र में आए तूफान के कारण तितर बितर हो गया। जनजीवन अब धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में आ रहे हैं। भारत पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण आज राज्यसभा में जोरदार चर्चा हुई। मुंबई के सेठ रमणीकलाल अस्पताल में पिछले वर्ष मानवीय इंद्रियों के चोरियों के बारे में प्रजासत्ताक ग्रुप ने जो अपील की थी, उसकी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो गई। मुख्य गवाह डॉक्टर विद्या आचार्य की गवाही के आधार पर डॉक्टर सुरेंद्र सोनी को दोषी ठहराया गया और उन्हें 4 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। मजा आ गया हुजूर, ये डॉक्टर सोनी तो गया सर। इससे तो जाना ही था। याद है मधुकर जब ये डीन बना था, तब हमसे मिलने हमारे घर आया था। हमारे साथ शतरंज की एक बाजी खेली थी, हमें मात दी थी और हमें धमकी देकर गया था, याद है? याद है हुजूर, मुझे उसका एक एक शब्द याद है। हमसे यह भी कहकर गया था कि अस्पताल में जो नकली दवाएं चलती हैं और जिसमें हमारा हिस्सा है, ये राज वो दुनिया वालों को बता देगा। बेवकूफ।
डीएम को नहीं समझ पाया। डीएम से टकराने का मतलब है पत्थर से अपना सर फोड़ना। अब 4 साल बेचारा जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हुजूर आप। लेकिन सर, इससे नुकसान हमारा ही हुआ है, क्योंकि जब तक डॉक्टर सोनी अस्पताल में था तो जो दवाइयां हम सप्लाई करते थे उनको कभी किसी ने चेक नहीं किया। लेकिन अब सब कुछ डॉक्टर विद्या के हाथ में आ जाएगा और वो हमारी एक नहीं चलने देगी हुजूर। मूर्ख हो मधुकर, मूर्ख। डॉक्टर सोनी गया तो क्या हुआ? अस्पताल में अब भी हमारे बहुत आदमी हैं। इस डॉक्टर विद्या को पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे ये हमारे इस भंवर में फंसती चली जाएगी, फंसती चली जाएगी। वाह हुजूर वाह, क्या प्लानिंग है। बहुत महान है सर आप, बहुत महान है। वो तो हम हैं। चलो एक बात अच्छी हुई, सुखदेव की बीवी को इंसाफ मिल गया। अब वो इंसाफ पहनेगी, इंसाफ ओढ़ेगी, इंसाफ खाएगी और इंसाफ पिएगी। हुजूर, मुझे तो ये लोग पागल लगते हैं। पागल नहीं, बेवकूफ। ऐसे लोगों की वजह से ही तो हम राज करते हैं। योगेश। यस। योगेश, मुझे लगता है तुम देश रत्न खानदान के सारे संस्कार भूल गए हो। हमारे ये संस्कार हुआ करते थे कि हमारे घर में अगर कोई दुश्मन भी आता है तो हम हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते थे। और आज मैं मेहमान बनकर यहां बैठा हूं और तुम मुंह फिराकर चले जा रहे हो। तुम्हें याद है जब हम दोनों छोटे थे और घर में कोई मेहमान आता था तो हम दोनों इन्हीं सीढ़ी से भागकर नीचे आते थे, उन्हें नमस्ते कहते थे, हमारा लाड़ प्यार होता था। और बा हमें मिठाई या चॉकलेट देती थी और हम दोनों खुशी खुशी इन्हीं सीढ़ी से भागकर अपने कमरे में घुस जाते थे। क्या तुम ये सब भूल गए हो? मेरे पास आपकी ये फिजूल की बातें सुनने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपकी इन सारी बातों में व्यंग भरा हुआ है। चलिए, आपने एक बात तो मानी कि आप इस घर में सिर्फ एक मेहमान की तरह आए हैं। मेहमान ही बनकर आइए, अपनी खातिर करवाइए और चले जाइए। तुम बिल्कुल नहीं बदले योगेश। बचपन से तुम ऐसे ही हो, कुछ बिगड़े से। लेकिन मैं बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानता। विलास भैया, आप यहां आते ही क्यों हैं? और अगर आते भी हैं तो अपना काम कीजिए और चले जाइए। मुझे जली कटी सुना के क्यों तंग कर रहे हैं आप? क्योंकि यही मेरे जीवन का मकसद है। चुपता है ना योगेश, दुख होता है तुम्हें, लेकिन कुदरत का यह कानून है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तुमने मुझे दर्द दिया है, मैं भी तुम्हें दर्द ही लौटाऊंगा। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सहना है। कौन देखेगा, कौन सहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा विलास भैया। मुझे अब कोई दुख सहने से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं इन सारे हालातों से गुजर चुका हूं। डरना तुम्हें चाहिए योगेश, क्योंकि तुमने आज तक, अभी तक कुछ नहीं देखा। मेरे पास खोने के लिए क्या है? न मां बाप है,
न घर है, न बीवी है, न बच्चे हैं, न दौलत है, जबकि तुम्हारे पास ये सब कुछ है। तब तक तो मैंने सिर्फ प्रजासत्ताक ही तुमसे छीना है। बाकी चीजों को संभालने की कोशिश करो योगेश। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो विलास भैया। योगेश, मैंने तो जिंदगी का बहुत बड़ा इम्तिहान दे दिया है, उससे गुजर चुका हूं, मगर तुम्हें अब भी इम्तिहान देना है। चलता हूं। अरे विलास, चाचा जी, तुम कब आए? कुछ काम था क्या? कैसी बात करते हैं आप चाचा जी? क्या बिना काम से मैं यहां नहीं आ सकता? वैसे मैं आपके आशीर्वाद लेने आया था। मुझे आशीर्वाद दीजिए चाचा जी कि मेरे हाथों तले प्रजासत्ताक की इसी तरह तरक्की हो, उसकी हमेशा जीत हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठहरो योगेश, योगेश, माना कि आज तक हमने एक दूसरे के दुखों में साझेदारी नहीं की, मगर मेरे साथ मेरी खुशी तो तुम बांट सकते हो। मुझे आपके साथ कोई खुशी नहीं बांटनी। रुक जाओ योगेश, ये जीत हम सबकी है। विलास, तुम्हें यह जीत मुबारक हो। थैंक यू चाचा जी। वैसे योगेश, तुम्हें भी ये जीत मुबारक हो। आखिर तुम भी एक जमाने में प्रजासत्ताक का हिस्सा ही थे। प्रजासत्ताक का हिस्सा तो मैं आज भी हूं विलास भैया। प्रजासत्ताक को इतना भी अपना मत समझिए कि उसे वापस लौटाते वक्त आपका कलेजा फट जाए। सुना चाचा जी, मेरी तो समझ में ही नहीं आता है कि योगेश को क्या हो गया है। उसकी बातों में इतनी नफरत क्यों है? लगता है वो भूल गया है कि मैं उसका बड़ा भाई हूं। शायद अब मुझे यहां इस घर में दोबारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे यहां आने से योगेश के साथ साथ घर के सभी लोगों का चैन चला जाता है। मगर मैं क्या करूं? सारी दुनिया में सिर्फ यही तो एक जगह है जहां पर आकर मैं अपना दिल हल्का कर सकता हूं। झूठ बोल रहे हैं डैडी, नाटक कर रहे हैं। अभी अभी आपके आने से पहले इन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे प्रजासत्ताक तो छीन लिया है, अब इस घर को और घर वालों को भी छीन लूंगा। यह साजिश है इनकी डैड, चाल है। योगेश, देखा चाचा जी कैसे जहर उगल रहा है। विलास भैया, यह मक्कारी आपको बहुत महंगी पड़ेगी। डैड, आप इनसे कह दीजिए। प्लीज, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। मुझे पता नहीं था कि प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन बढ़ने का तुम्हें इतना दुख हुआ होगा। विलास, चाचा जी, जब प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन घट रही थी तब तो आप और बाप बुलाकर मुझे बार बार पूछते थे, मगर जब आज सर्कुलेशन बढ़ी है तो किसी के चेहरे पर खुशी नहीं। किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर यह नहीं कहा कि आगे बढ़ो विलास। शायद यही मेरी किस्मत है। चाचा जी, जाने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरे साथ ये हुआ होता? नमस्ते। डैड, मुझे अकेला छोड़ दो योगेश।
डैड, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो ना सही, लेकिन मेरी आपसे विनती है, विलास भैया की बातों में मत आइएगा आप। योगेश, मैं आज तक ना किसी की बातों में आया हूं और ना ही आऊंगा। भाभी, भाभी, भाभी। नंदू, क्या बात है? कहाँ से आ रहा है? कुछ बोलो तो। तुम सोचो क्या हुआ होगा। क्या होना था? आज केस का रिजल्ट था। पैसे वालों ने अपने लिए इंसाफ खरीद लिया होगा और हमारी किस्मत में जीत। क्या? हमारी किस्मत में हमारी जीत थी। ये तुम सच कह रहे हो? तुम्हारा विश्वास नहीं हो रहा है भाभी। मैं सड़क पर चल रहा था। मैं टीवी की दुकान के सामने खड़ा हो गया। टीवी पर न्यूज़ थी। वो डीन केस हार गया। पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टर विद्या ने सच्चाई बताई। भाभी, हमारी जीत हुई। नंदू, नंदू तू रो रहा है? हाँ भाभी, सुखदेव को इंसाफ मिला है। ये सुख के आंसू हैं। नंदू तू सच्चा इंसान है। अगर मैंने दुनिया में किसी के दिल में इंसानियत के लिए दर्द देखा है ना, वो सिर्फ तुझ में। मैं तो कब का हार गई थी, लेकिन मेरे टूटे हुए धीरज को बार बार बंधाता रहा तू। ये जो कुछ भी फल निकला है ना, तेरी मेहनत का फल है नंदू भैया। मैंने कुछ नहीं किया भाभी। जो भी कुछ किया है ऊपर वाले ने किया है। अगर ऊपर वाले ने किया है तो ऊपर वाले से आज मैं दुआ मांगती हूँ कि तेरा जैसा भाई हर बहन को दे, ताकि संसार में दुख का नाम ही न रहे। भाभी, दुख हमारा साथी है। दुख हमारा साथी है। अगर दुख ही ना होता तो हम सुख क्या है कैसे जान पाते? दुख है तभी तो सुख है, वरना सुख तो आंखों का धोखा है। रेगिस्तान का पानी है जिसे छूने जाओ और दूर भाग जाता है। पर दुख हमारे पास रहता है, हमारे साथ। सुख अगले मोड़ पर मुड़कर चला भी जाता है। दुख हमारे घर की जागीर है। भाभी, अब मैं चलता हूं, बस्ती में मिठाई बांटता हूं। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। हे भगवान, तुमने सत्य की रक्षा की, न्याय दिलाया उसे, दुष्टों को सजा दिलाई है। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया भगवान।